वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हॉटस्पॉट स्टडी चैनल में। फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम सब, एसएससी जीडी 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमने जो है बहुत सारे टॉपिक देखे हैं। बहुत सारे कहूँगा मैं, बहुत सारे देख लिए। यूनिट एंड डायमेंशन देख लिया। उसके बाद का अगला चैप्टर में जो है हमने क्या पढ़ रहे हैं, मोशन देखा, मोशन की डेफिनेशन देखे। डीप नहीं गए हैं क्योंकि आएगा भी नहीं डीप, आएगा तो क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन कैसे आएगा, साथ में हम चर्चा कर रहे हैं तो देख रहे थे। उसी के तहत अगला जो हमारा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम कहूँ उस टॉपिक का तो नाम है उसका मोमेंटम, संवेग। संवेग क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम क्या है, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, उसे क्या होता है उसके थ्रू। इनको समझने से पहले एक चीज, दूसरी चीज जो है उसको डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज क्या है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं समझेंगे। और इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, और कैसे एग्जाम में आ रहे हैं वो हम देखेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा, पहले शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पल्स। इम्पल्स किसको कहते हैं, इम्पल्स क्या है, इसको हिंदी में जो है आवेग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, आवेग। आवेग क्या है, बात आ रही समझ में कि इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स किसको कहेंगे, और इम्पल्स आवेग क्या है। चलो डिस्कस करते हैं क्या है आवेग। इसको समझने से पहले एग्जाम्पल्स को समझिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। आपने कभी लकड़हारा को देखा है? लकड़हारा जो लकड़ी काटता है कुल्हाड़ी के थ्रू। आजकल तो शायद बहुत कम हो चुके हैं, अब तो मशीनें ऐसी ऐसी आ गई हैं कि उसके थ्रू काटे जा रहे हैं। लेकिन सपोज दैट गांव में अभी भी जो है लकड़ी का, कुल्हाड़ी का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक्स जिसे बोलते हैं, एक्स ही बोलते हैं, हाँ AX ही होता है। उसके थ्रू जो है लकड़ी काटा जाता है। कैसे काटा जाता है, कभी ध्यान किया आपने, नोटिस किया कैसे होता है? जोर से मारने की कोशिश करते हैं, कम टाइम लगे, जहाँ पे और एग्जैक्ट पॉइंट पे मारने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट चुन लेते हैं, उस पर धड़ाधड़ मारते हैं कुल्हाड़ी से। जरा कम टाइम लेते हैं और धड़ाधड़ बहुत तेज चीज़ से मारते हैं। तो यही है इम्पल्स। और इम्पल्स देखा होगा आपने, डेली लाइफ में बोलते हैं यार ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, बहुत ही ज़्यादा। समझ रहे हैं ना, उसका इमोशन से समझ रहे हैं ना, इम्पल्सिव यानी कि बहुत ज़्यादा। अब डेफिनेशन समझिए कि बहुत ज़्यादा, जब बहुत ही पावरफुल फोर्स यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है शॉर्ट पीरियड के लिए, कम समय के लिए किसी वस्तु पर लगे, उसको इम्पल्स कहते हैं। कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है किसी वस्तु पर कम टाइम के लिए हो, लेकिन उस कम टाइम में फोर्स बहुत ज़्यादा हो, तो उसको इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स आ रही समझ में, आवेग कहते हैं कि आवेग में आ गया भैया ये। तो यही आवेग कि शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्स है, वो लगे, उसी को इम्पल्स कहा गया। इम्पल्स जो है वो क्या होता है, इसको मैथमेटिकल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लिए। मैंने क्या कहा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स कम टाइम के लिए वस्तु पर लगे, उसको कहा गया है इम्पल्स। कहां लिख रहा हूं, उसको कहा गया है इम्पल्स। तो ये हो गया इम्पल्स कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर कम टाइम के लिए किसी वस्तु पर लगे, उसको इम्पल्स कहा गया होगा। आपने नोटिस किया होगा, सर्कस में जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा कि जो करतब दिखाने वाला होता है, कैसा करतब कि कांच का एक स्लैब रखा रहेगा मोटा सा, नहीं स्लैब तो बहुत ईंटे पे गेटा हुआ रहता है, और वो करतब वाला आता है और धराधर आपको हाथ दिखाता है और हाथ से दर मारने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वहीं पे अगर उसको रोक दिया जाए और उसको कहा जाए कि भैया आप जो है इसको स्लो करके, आपने जो स्पीड धड़ मारा ना, उसको धड़ से नहीं मारिए, स्पीड कम करके मारिए और तब जाके तोड़ के दिखाइए, नहीं तोड़ पाएगा। उसका यही है कि वह इम्पल्स बहुत ज़्यादा लगा रहा है कम टाइम पे, कम टाइम में जो है वो फोर्स को बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा है, जिसके कारण वो ईंटें जो है टूट जाती है। तो यही है इम्पल्स का कंसेप्ट। आई बात समझ में, यही है इम्पल्स का कंसेप्ट। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा ऐसे एग्जाम्स में, ऐसे के एग्जाम्स में डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, थोड़ा ट्रिकी होता है। ट्रिकी कैसे, ये पूछ देगा कि इम्पल्स यानी आवेग संवेग में
आवेग और संवेग में क्या रिश्ता है, कैसा संबंध है, इम्पल्स एंड मोमेंटम में क्या रिलेशन है, इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम ये डेफिनेशन देख रहे हैं इम्पल्स का, ये फॉर्मूला देख रहे हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंट देख रहे हैं, इसका किस प्रकार से है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ में देखा है, जिसमें मैंने बताया भी था कि फोर्स का डेफिनेशन यहीं से आता है। क्या आता है कि फोर्स जो होता है वस्तु के मास और एक्सेलरेशन का जो है प्रोडक्ट होता है फोर्स, यानी किसी वस्तु पर लगने कितना द्रव्यमान है और उस पर जो उसका त्वरण है उसका जो गुणनफल होगा वो उसके बल के बराबर होगा, तो ये है फोर्स। तो यहाँ से हम फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो लिख लेते हैं। और ये भाई साहब तो है यहाँ टाइम, ये हो गया। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है। एक्सेलरेशन में क्या पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी, अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी पहले v1 थी, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी जो है v2 हो जाती है, तो कुछ टाइम बाद v2 हो गई, तो इनकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया और कैसे आया, वही तो है आपका एक्सेलरेशन, त्वरण जिसे कहते हैं, यही तो है एक्सेलरेशन। तो यानी हम ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए को कि m इंटू v2 माइनस v1 और अपॉन t, और ये t तो है यहाँ पे, है ना। कुछ नहीं किया कि फोर्स को हमने देखा है कि फोर्स इक्वल टू होता है ma, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसको हमने खोल कर रखा, ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब अगर करने वाली बात यहाँ पे आती है, मोमेंटम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन मोमेंटम को अगर ध्यान दे, हम रिलेशन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन जो बन रहे हैं उसके थ्रू दर्शा रहे हैं कि मोमेंटम क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाला द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान यानी m मास, किसी वस्तु का मास और लगने वाली वेलोसिटी, इनका जो आपस में गुणनफल होता है वो उस वस्तु के संवेग के बराबर होता है, यानी मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको कुछ लग रहा है हम कुछ कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं कि इस t से इस t को काटेंगे और इसको हम अगर अंदर इनटू कर दें तो ये रिलेशन बन रहा है। और इस रिलेशन को अब जो है v2 को देखो, m तो सेम ही रहेगा वस्तु का, m वस्तु का जो वेट है, मास है, वो तो सेम ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, चेंज होगा वेलोसिटी। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, p2 माइनस p1 लिख सकते हैं, p2 माइनस p1, यही तो है इसके बराबर इम्पल्स, यही तो रिलेशन है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स होता है। यही तो देखना था हमको, और थोड़ी कुछ देखना था। और यही एग्जाम में आता है कि भाई इम्पल्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, उसको कैसे दर्शाते हैं। तो संवेग परिवर्तन की जो दर, संवेग परिवर्तन जो होता है किसी वस्तु का, वो जो है आवेग के बराबर होता है। यहाँ से एक और बन जाता है जो कन्फ्यूजिया देता है हमको, एग्जाम में कन्फ्यूजन आ जाता है, वो क्या आता है उसको देख लेते हैं। ये बात आ गई समझ में, इसको नहीं मिटाते हैं, साथ ही में रखेंगे और साथ ही में समझेंगे इसको। वो क्या आता है, ये था चेंज इन मोमेंटम। दूसरा जो आता है वो होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यानी कि चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम चेंज हो रहा है। पहले p2 था, अब p1 हो गया। क्यों हो गया, t के कारण। ये है रेट ऑफ चेंज। t समय में p2 से p1 हो गया, ये हो गया। अब p2 को हम बस उल्टा चल रहे हैं, p2 को p बराबर, हम क्योंकि जानते हैं कि p बराबर होता है m भी, यानी हम p2 को लिख सकते हैं क्या, m v2, और p1 को लिख सकते हैं m v1। इसको वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, m कॉमन लेकर के इसको लिख सकते हैं v2, इसको लिख सकते हैं v1, इसको t लिख सकते हैं। और याद होगा तो यही निकला था त्वरण के बराबर, v2 माइनस v1। अगर याद हो आपको तो यही होता है त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। इसको हम लिख सकते हैं a, और यही तो होता है फोर्स के बराबर। यही तो पढ़ा था हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ में। तो यही है कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो इम्पल्स के बराबर होता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो फोर्स के बराबर होता है। तो ये है, ये आ सकता है एग्जाम्स में कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है। तो ये सिंपल सी बात थी। तो ये पढ़ा हमने इम्पल्स में हमने पढ़ा कि कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स शॉर्ट पीरियड के लिए लगे किसी वस्तु पर, शॉर्ट टाइम के लिए लगे, तो वो उतना इम्पैक्टफुल होता है, उसका काम जो है उतना इम्पैक्टफुल होता है, इसलिए वो काम होता है, इसलिए उसको इम्पल्स कहा गया है। आ गई बात समझ में। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो है जिसके लिए हमने इस भाई साहब को देखा।
अपना टॉपिक है मोमेंटम यानी संवेग। मोमेंटम यानी संवेग। संवेग क्या होता है इसको देखने वाले। क्रिकेट का खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी देखा होगा, फील्डर जब बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे लगता है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, सुनते आ रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं ऐसा करते क्यों है। क्रिकेट का खिलाड़ी जब कैच करता है किसी वस्तु को तो अपना जो हाथ है वो पीछे खींचता है। किस लिए? हाथ पीछे खींचता है कैच पकड़ने के लिए, कॉन्टैक्ट टाइम को बढ़ाने के लिए। तो ये हो जाता है संवेग। अगर हाथ पीछे नहीं खींचेगा, वो बॉल आई वहीं पकड़ने की कोशिश करेगा तो चोट लगता है। चोट तब भी लगता है, लेकिन चोट का जो क्वालिटी होगा ना, अगर वहीं कैच पकड़ेगा तो वहाँ ज़्यादा लगेगा कंपैरिजन टू अगर हाथ पीछे करने की कोशिश करेगा। तो वहीं अगर बॉल को पकड़ता है, बॉल आई झट से पकड़ दिया, वो हो गया इम्पल्स, वो इम्पल्स के कारण चोट लग रहा है उसे। लेकिन अगर बॉल आ रहा है और हाथ पीछे ले रहा है तो हाथ चोट कम लगेगा। वो किसके कारण लगेगा? वो मोमेंटम के कारण लगेगा। वो किसके कारण लगेगा? मोमेंटम के कारण। वो जो है मोमेंटम के कारण जो है उसको चोट जो है कम लगेगा। मोमेंटम यानी कि संवेग। संवेग, संवेग क्या किसे कहते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर एग्जाम्पल क्या कहा, कैसे होता है उसको भी देखेंगे। संवेग क्या होता है? संवेग हमने पहले उसको देख रहे थे कि क्या होता है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है। अच्छा, पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि संवेग क्या होता है। सपोज दैट एक हम दो बच्चों को बोलो, दो स्टूडेंट्स को बोला गया कि भैया आपको हम एक गिलास का जार है, गिलास का मोटा गिलास का जार है, बहुत ही गिलास मतलब कांच का एक बहुत मोटा कांच का बर्तन है। उस बर्तन को चारों भाग से बंद है, कहीं से खुला नहीं हो। उसके अंदर जो है बस शुरुआत में ही जो है गोल्ड के जो है सोने के सिक्के रख दिए गए हैं, बहुत सारे सिक्के रख दिए गए हैं। और दो स्टूडेंट, एक नंबर 1 का स्टूडेंट है और एक नंबर 2 का स्टूडेंट है। ठीक, नंबर 1 स्टूडेंट को पत्थर दिया गया, उसको छोटा पत्थर दिया गया। नंबर 2 का स्टूडेंट जो था उसको बड़ा पत्थर दिया गया। बात समझ में आ रही है? भाई साहब चांदी का चमचा लेके पैदा हुए थे तो समझ जाइए, इनको ये दिया गया। और हम सब नंबर 1 के स्टूडेंट को ये वाला दिया गया। हमको यही तो मिटाना है, एजुकेशन से यही तो मिटाना है, ये जो अंतर आ रहा है। समझ में आ रहे हैं? तो खैर छोड़िए, वो अलग टॉपिक है। मैं क्या कहता, फिजिकल टर्म में हम जरा इसको बात करते हैं कि इस गेम को क्या है, कैसे इस मोमेंटम से हम इसको रिलेट करेंगे। तो सिंपल सी बात, अगर हमको इसको देखने में समझ में आ क्या रही है कि इसको एक जो वस्तु दिया गया इसका मास ज़्यादा है कंपैरिजन टू इस वस्तु के दिए गए मास के अकॉर्डिंग। ये बात हमको क्लियरली समझ में आ रही है। और इससे ये भी समझ में आ रही है कि इस नंबर 2 के स्टूडेंट को जो मास दिया गया, वस्तु दिया गया है, इसके थ्रू वो आसानी से इसको तोड़ सकता है। मास है, लगाएगा टूट जाएगा और वो कांच ले लेगा। लेकिन ये भाई साहब क्या करेंगे? अच्छा, इससे एक रिलेशन निकल के आता है, उसको समझ लेते हैं। रिलेशन क्या निकल के आता है कि मास जितनी बड़ी है, फोर्स भी उतना बड़ा लगाने की पड़ेगा इसको, मतलब मारेगा। मास जितनी बड़ी है, फेंकने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स इसको लगाना पड़ेगा। यानी जितनी बड़ी मास वस्तु का उतना बड़ा फोर्स, यानी फोर्स जो है मास के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ में आ रही है? ये तो आ गया भैया समझ में। अब इसको क्या करना है? ये बंदे ने फिजिक्स पढ़ी है भैया, इस बंदे ने फिजिक्स को थोड़ा समझा है। ये क्या करता है, एक गन लाता है, गन में उस कांच का उस पत्थर को डालता है और लगाता है निशाना और तोड़ देता है। ये काम वो हाथ से नहीं कर सकता था। हाथ से भी कितना भी करे तो उसके करने के पीछे का क्या कारण है कि वो वेलोसिटी जनरेट करना चाहता है। मैं इसकी तेजी से, मैंने कहा ना इम्पल्स में कि तेजी से उस पर इम्पैक्ट डालना चाहता है। तो वेलोसिटी जितनी तेजी से ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा वो टूटेगा, वो वेलोसिटी ज़्यादा जनरेट करेगा, गन से मारता है और टूट जाता है। और ये भी कांच का जो सिक्के हैं निकल जाता है। गेम कौन जीतता है वो मैटर नहीं है, लेकिन इसने ट्रिक क्या अपनाया, उससे हमको क्या समझ में आया कि वस्तु का वेलोसिटी जो है तेज है तो फोर्स भी उस पर क्या होगा, तेज होगा। समझ में आ रही है? इम्पैक्ट भी उस पर क्या लगेगा, तेज होगा। यानी कि फोर्स जो है मास के प्रोपोर्शनल है, मास के उसके प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। इसी को साइंटिस्टों ने क्या किया, फोर्स को कहाँ कहाँ रखते, फोर्स को यानी इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर इसको मिटा दिया जाए, एग्जाम्पल आई होप समझ में आया होगा आपको।
तो फोर्स को हटा कर करके फोर्स के टर्म को, क्योंकि हमने फोर्स का एक टर्म वो भी देखा है F इक्वल टू एम ए, यहाँ पे क्या किया, एम बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था एम बी के, ये फोर्स जो है इसके था और फोर्स जो है इसके भी है वी को। तो फोर्स को कहाँ रखते, फोर्स हटा करके उन्होंने एक टर्म लाया जिसको मोमेंटम कहा गया, यानी मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहा गया, और इस टर्म को जो है संवेग कहा गया। इस दोनों टर्म के बराबर को संवेग कहा गया कि जितना बड़ा संवेग उतना बड़ा वस्तु पे लगेगा बल, जितनी बड़ी वेलोसिटी यानी वस्तु पे लगने वाला बल भी उतना ही ज़्यादा होगा, जिसको संवेग कहा गया। एक जनरल सा क्वेश्चन ये भी आता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन तो और भी है, यानी प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, इनटू भी है, तो उसमें से सिर्फ इनटू ही क्यों? सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें इन सब पोजीशन को रखें तो अपने आप समझ में आ जाता है। अगर हम वस्तु में सपोज दैट मास नहीं है, वस्तु में सपोज दैट अगर मास जो है नहीं है, तो वस्तु का मास नहीं है तो वेलोसिटी कैसे होगी? माइनस में भी वही बात है, अगर वस्तु की वेलोसिटी अगर हमने 0 मान लिया तो कहाँ से ये टर्म को वो करेगा, इस टर्म को कहाँ सेटिस्फाई करेगा? तो एक इनटू ही, एक मल्टीप्लिकेशन ही एक ऐसा टर्म था जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये था मोमेंटम, इसको जो है मोमेंटम का टर्म दिया गया। मोमेंटम मतलब यहाँ से बोला गया कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, मास है, वस्तु का मास और वस्तु की वेलोसिटी, इसका प्रोडक्ट, ये दोनों जो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है संवेग होता है। इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। अब क्योंकि ये हो गया संवेग, संवेग से क्वेश्चन कैसे बन जाता है, ये नहीं ना आपसे डेफिनेशन पूछेगा और ना ही फॉर्मूला पूछेगा, पूछ देता है। इसका जो कंफ्यूजन करना होता है वो होता है यूनिट। यूनिट देखिए कितना सिंपल है कि मास है यानी यूनिट होगा इसका किलोग्राम। वेलोसिटी, वेलोसिटी पढ़ी है हमने, चर्चा कर लेते थोड़ा सा वेलोसिटी। स्पीड पढ़ी है हम सबने, स्पीड पढ़ी है ना कि 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। 1 सेकंड में चली गई दूरी जो होती है चाल बराबर होती है स्पीड। वेलोसिटी भी यही होती है, डिस्प्लेसमेंट आता है वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वही है। लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है? अंतर है कि स्पीड की बात करेंगे तो हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वेलोसिटी की बात करेंगे, जहां वेलोसिटी की बात होगी तो एक डायरेक्शन स्पेसिफाइड दिया होगा उसमें कि यार ये वेलोसिटी ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यही अंतर है कि ये हो जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी। अगर याद हो आपको स्केलर क्वांटिटी डेफिनेशन, तो सिंपल टर्म में हमने डिस्कस किया था। क्या किया था कि जब हम कुछ पूछे कि भैया इस कार की चाल क्या है, तो सिंपल से कहेंगे इस कार की जो स्पीड है वो 150 km/h है। हमको और कुछ नहीं, ना मेरे को बताने में के लिए कुछ बचा है और ना सुनने वाले को इससे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? इसलिए जो है स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेक्टर नहीं है, वेक्टर कह रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी में वेलोसिटी की बात होगी, है तो दोनों सेम है, ये भी वही होता है d/t, यूनिट भी दोनों का सेम ही होता है। स्पीड यानी डिस्टेंस यानी मीटर, टाइम यानी सेकेंड, डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड, यूनिट दोनों का सेम है। लेकिन जब क्वांटिटी की बात होती है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो डिफरेंस दोनों में यही आता है कि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी का तो कहाँ से कहाँ निकला, वेलोसिटी के हम यूनिट स्पेस से हम स्पीड को इन दोनों को समझ जाएंगे। वेलोसिटी का जो ये आता है यूनिट आता है वो मीटर पर सेकेंड आता है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्स में क्या करेगा दोस्तों, कंफ्यूज कर देगा। कैसे? यहाँ पे होता है केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन में दिया रहेगा, इसके साथ क्या दे देगा? केजी पर मीटर सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड। समझ में आ रही है? इस प्रकार का कंफ्यूजन दे देगा, या हाँ इस प्रकार कुछ भी दे सकते। कंफ्यूज ही करना है तो कुछ भी कर सकता है, मीटर पर सेकेंड केजी, कुछ ऐसे भी कंफ्यूजन के लिए दे सकता है। तो अगर फॉर्मूला याद है और समझ में आता है, मतलब हमने उसमें डिराइव्ड यूनिट और फिजिकल कैसे यूनिट निकालते हैं वो देखा है, हमने समझा है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये एग्जाम्स में इस प्रकार की कंफ्यूजन के लिए दे देते हैं, तो ये ध्यान रखना। यही था मोमेंटम। मोमेंटम के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं मोमेंटम के एग्जाम्पल्स, और हमने इसको डिस्कस भी किया है। जैसे कि बताया कि भाई सर्कस वाला गेम में अगर याद है कि कांच का स्लैब वो तोड़ देता है, वहाँ तो हमने इम्पल्स का कॉन्टेक्ट भी देखा। मोमेंटम में अगर बताने की कोशिश करें तो मोमेंटम क्या कहा मैंने इम्पल्स में कि शॉर्ट टाइम, वो जितना कम टाइम लेगा
उतना फोर्स जनरेट करेगा। टाइम ज़्यादा लेगा तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, उसका फोर्स कम हो जाएगा जिससे वो टूट नहीं पाएगा। तो यही मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसको और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट का गेम देखा है, फुटबॉल का गेम देखा है, जितने भी मोस्टली गेम होते हैं एथलेटिक गेम होते हैं जिसमें फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, थ्रो करने वाले गेम होते हैं, बैडमिंटन का गेम है, टेनिस का गेम है, जो प्लेयर्स होते हैं वो रनिंग करते हैं। तो रनिंग जो है ना वो मोमेंटम को लेने के लिए किया जाता है कि मोमेंटम एक मोमेंटम है। क्रिकेट के बॉल में क्रिकेटर देखो एक लंबा अच्छा जो फास्ट बॉलर होता है, इवन स्पिनर भी लेता है, लेकिन कंपैरिजन फास्ट और स्पिन की करे तो फास्ट बॉलर लंबा सा एक रनअप लेता है, उसमें एक रनिंग करता है, जिससे क्या होगा, एक मोमेंटम मिलेगा और एक अच्छी खासी स्पीड मिलेगी जिससे बॉल तेज जाएगी। फुटबॉल में भी ऐसे ही होता है। बात समझ में आई? तो ये थे कुछ मोमेंटम के एग्जाम्पल्स। क्लियर है ना? क्लियर है ना जी? ये हो गया मोमेंटम। अगला जो टॉपिक आता है, क्वेश्चन कैसे आता है वो शायद हमने डिस्कस कर लिया है कि यूनिट पे जो है क्वेश्चन पूछा है एग्जाम्स में, कंफ्यूजन वाला रहता है, वो देखा है हमने, इसी प्रकार का रहता है। अगला टॉपिक आता है इसी से कि भैया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। कंजर्वेशन को पहले समझते हैं, संरक्षण, किसी चीज को रक्षण करना। कैसे संरक्षण क्या होता है? एक हाथ से मैं पैसा लुटाऊं और दूसरे हाथ से आप पैसा यहाँ रखते जाओ तो पैसे मेरा खत्म होगा नहीं, इधर तो लुटा रहा हूँ, इधर से आ रहे, संरक्षण है भाई, पैसा जो है सेफ्टी है एक पैसे की। तो इसी को है सिंपल सा टर्म में समझने की कोशिश कीजिए कि किस चीज़ को कैसे सेफ किया जाए, वही है संरक्षण, वही है कंजर्वेशन करना, कंजर्वेशन करना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है वो देख लेते हैं हम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? संवेग संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी ये मोमेंटम देख लिया, मोमेंटम हमने देख लिया। मोमेंटम को, इसको मोमेंटम को अगर ध्यान में रखने के लिए लिख लेते हैं कि मोमेंटम हमने पढ़ा है, पीछे दर्शाते हैं m इंटू भी, ये होता है मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी है वहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। तो कुछ नहीं है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि दो वस्तु की कंडीशन में, दो वस्तु का कंडीशन होगा, उनके बीच में कंपैरिजन होगा और कंपैरिजन के बाद देखा जाएगा कि इनके मोमेंटम में चेंज होता है कि नहीं होता है। दो बॉल है, सुनिए इसको जरा। दो बॉल है, दूसरा एग्जांपल डिस्कस करेंगे। दो बॉल है, दो बॉल को रोलिंग किया गया आपस में एक दूसरे के अपोजिट में। तो अगर जब तक इस पर कोई, अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद है हमें कि कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, मोशन में है मोशन में रहेगा, रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर एक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा। ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये है कि मूवमेंट में क्या बोलते हैं, वस्तु जो है मोशन में है, बॉल आपस में रोलिंग कर रही हैं दोनों आप एक दूसरे के डायरेक्शन में। अगर उन पर जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है तो एक्सटर्नल फोर्स जो काम नहीं करेगा तो उनका जो P इक्वल टू md होगा, यानी मोमेंटम होगा, वो दोनों का जो है बराबर ही होगा। समझ में आ रही है? टकराव अगर उनके बीच में कॉलिजन भी हो जाता है तो जो उनके बीच में कॉलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा वो भी बराबर ही होगा। कैसे, ये समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए ये एक बड़ा सा ट्रक है, ठीक है, और ये एक टेम्पो है जिसका मास है, ट्रक है इसका मास है, उसको हम m1 से दर्शाते हैं, और वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा उसको हम v1 से दर्शाते हैं। टेम्पो का अपना एक मास है और वेलोसिटी है उसका, उससे चल रहा है। अब ये इसमें होता क्या है, कॉलिजन, टकराव होता है। ये ट्रक वाला टेम्पो को टक्कर मारता है, तो टक्कर मारता है तो इससे होगा क्या कि नेट, मैंने क्या कहा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है यही है कि
पूरे घटना के बाद कि दोनों बॉडी में जो है टक्कर होने के बाद जो है नेट मोमेंटम की बात करें, टोटल मोमेंटम की बात करें, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन टक्कर होने के बाद जो इनमें कंडीशन होती है उस पर देखते हैं कि जब ये इस पर टक्कर मारेगा तो इसमें चेंज होगा, इसमें जो चेंज होगा कुछ इसमें भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा? जब इसमें टक्कर मारेगा तो इसके चाल में अंतर आएगा, ये थोड़ा सा स्पीड इसका जो थोड़ी सी इस पर फर्क पड़ेगा, यानी ये कम होगा। ये जितना कम होगा, ये जब टक्कर मारने के बाद इसको ये तो भागेगा ही ना, ये टेम्पो कहाँ इसका मास देखो कितना है और इसका मास देखो कितना है, तो ये तो उड़ेगा ही। तो इसमें बढ़ोतरी होगा, मीन्स कि जितना कम हुआ है उतना बढ़ा है। और हमने मेजरमेंट का अगर हमने डिस्कस जब करे तो हमने देखा था कि कोई चीज़ है एक तरफ कम हो रहा है और एक तरफ बढ़ रहा है, मीन्स कि बराबर है। कंपैरिजन देखो तो दोनों का बराबर ही है, जितना कम हो रहा है उतना बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है उतना कम हो रहा है। तो यही है कि जितना ये कम हो रहा है इसका टक्कर मारने से, जिसकी जितनी इसकी स्पीड में कम गिरावट आ रही है उतनी इसकी उसमें बढ़ोतरी हो रही है। समझ में आ गया? तो इसी को कहा गया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको फॉर्मूला के थ्रू में कहा गया है कि m1 v1 इक्वल टू m2 और v2। यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। समझ में आ गई बात? इसको ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा था, समझा दिए। इसके एग्जाम्पल अगर ध्यान हो तो हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में एक डिस्कस किया था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। गन का जो है कैसे काम करता है उसमें देखा था। तो गन याद है ना, गन कैसे काम करता है? पिस्टल, अगर हमने पुरानी मूवीज़ देखी है, इसको यहाँ रखते हैं, अभी इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ी सी और। पुरानी मूवीज़ देखी है तो गन कैसे होते थे? देसी कट्टा देखे हैं, देसी कट्टा जो होता था, श्यामलाल नाम का हवलदार होता था, रामलाल नाम का, उसके पास देसी कट्टा होता था जो इतना बड़ा होता था। या फिर इंस्पेक्टर जो होते थे मूवी में, दरोगा साहब जो होते थे, उनके हाथ में भी पिस्टल जो होता था, तो उसको इसके थ्रू पकड़ करके वो करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट तो उसका है, हाँ, एक्शन का, क्योंकि कोई बैलेंस ना बिगड़े, निशाना ना बिगड़े उसके लिए। लेकिन कंजर्वेशन मोमेंटम में कैसे है देखो, पिस्टल जो है टकराव से पहले दोनों शांत है, मास है पिस्टल का, वेलोसिटी बुलेट जो है वो भी शांत है, टकराव से पहले है। लेकिन जब फायरिंग हो चुकी है पिस्टल से, फायरिंग जब हो चुका है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से पिस्टल जो है, पिस्टल से जो है बुलेट निकलेगा, वो जो है पीछे बैकवर्ड दिशा में जो है एक फोर्स उत्पन्न पड़ेगा, मूवमेंट पिस्टल पे धक्का सा मारेगा। तो उस धक्के को मैनेज करने के लिए जो है क्या करते हैं लोग, जो भी श्यामलाल रामलाल हवलदार साहब होते थे, या तो कंधे का प्रयोग करते थे या फिर बंदूक का प्रयोग करते थे। ध्यान में आ रहा है ना? कुछ इसी प्रकार का था ना। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जाम्पल। और भी हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन किस प्रकार का मोमेंटम बना हमने डिस्कस कर लिया। अब जो टॉपिक आता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, फ्रिक्शन। इसमें इम्पल्स पढ़ा, इम्पल्स और मोमेंटम में रिलेशन देखा, फोर्स के साथ रिलेशन देखा, कंजर्वेशन मोमेंटम का वो देखा। अब जो है वो आता है कि मोमेंटम में और भी एग्जांपल है, जेट कैसे काम करता है। जैसे न्यूटन के जितने भी एग्जांपल, थर्ड लॉ के एग्जांपल देखे हमने, उसको हम अगर मोमेंटम में अगर देखें किस प्रकार से मोमेंटम m1 v1 का काम करता है, अगर कंपैरिजन करेंगे तो सेम वैसे ही है। चाहे रॉकेट प्रोपल्सन हो वो भी इसी तरह से काम करता है, चाहे जेट का उड़ना हो वो भी इसी तरह से काम करता है। तो ये मोमेंटम का था। खैर ज़्यादा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जो है जहाँ से बनेगा वहाँ से देखते हैं। फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट में ही अभी रिसेंट एक पेपर दिया था एनटीपीसी का, तो रिसेंट जो है फ्रिक्शन से क्वेश्चन बना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ज़्यादा वो भी नहीं था, लेकिन क्योंकि थोड़ा कहते हैं ना वन लाइनर है, तो एसएससी के एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स जो है एनटीपीसी का था, वो तो रेलवे का था, लेकिन घुमा के दे दिया था, तो थोड़ा हो गया था कईयों के लिए ट्रिकी, इवन मेरे लिए भी ट्रिकी हो गया था उस वहाँ पे। फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं हम, फ्रिक्शन हेडिंग डाल लेते हैं। फ्रिक्शन क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? इसको हिंदी में घर्षण कहते हैं। फ्रिक्शन को हिंदी में जो है घर्षण कहते हैं। फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण कहते हैं। तो घर्षण क्या होता है, घर्षण कैसे काम करते हैं? सब जानते हैं, बचपन से आज तक हम चल पाते हैं भैया घर्षण के कारण। लेकिन देखा होगा कि चलते हैं तो कैसे काम करते हैं। इसको डेफिनेशन के समझने की कोशिश करते हैं कि दो वस्तु है, पहला वस्तु दूसरे वस्तु पे बल लगा रहा है,
तो दूसरा वस्तु, फ्रिक्शन को समझने, पहला वस्तु जो है इस पे बल लगा रहा है, दूसरा वस्तु क्या करेगा, इस बल के अपोजिट दिशा में बल लगाएगा और उसको अपोज करेगा। तो ये जो अपोजिट है, ये अपोज करके जो अपना बल लगा रहा है उसी को फ्रिक्शन बल कहा गया, घर्षण बल कहा गया है। और यही कॉन्सेप्ट चलने का भी है कि हम चलते हैं तो धक्का देते हैं, वहाँ से एक धक्का पैदा होता है, नीचे से एक सरफेस से एक धक्का लगता है। तो वो जो अपोज्ड है कि दूसरा वस्तु जो अपोज किया गया है, मतलब विरोध किया गया है, वही है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यही है घर्षण की दो वस्तु हैं, एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर बल लगाया गया तो दूसरे वस्तु ने क्या किया, उस बल का विरोध किया और एक दूसरा बल लगाया, उस बल को कहा गया है घर्षण बल। यानी कि अगर देखें तो फ्रिक्शन को ऐसे देखें तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है। दूसरा क्या है कि ये जो है हमने जो बल लगाया उसके उल्टे दिशा में एक बल लगा, हमने फोर्स इधर लगाया, हमने फोर्स इस दिशा में लगाया, ये हमको जो है इस दिशा में लगाया, ये हमको फोर्स इस दिशा में लगा के दे रहे हैं, तभी तो अपोज पैदा हो रहा है। हम यहाँ इधर के लिए धक्का दे रहे हैं, ये उधर के लिए, तभी मीन्स कि उल्टा दिशा है। यानी फिजिक्स की भाषा में बात करेंगे तो उल्टे को निगेटिव टर्म से दिखाया जाता है और सीधे को पॉजिटिव टर्म से। यानी कि फोर्स जो है निगेटिव फोर्स कह रहे हैं, फ्रिक्शन जो है निगेटिव, किस प्रकार का फोर्स है, निगेटिव फोर्स है। तो ये भी काम आता है, ये भी पूछ देता है इस प्रकार से, फोर्स किस प्रकार का फोर्स है, नेगेटिव फोर्स है। फोर्स आगे समझ में। अच्छा, ये था कि फ्रिक्शन किसे कहते हैं, फ्रिक्शन क्या है और फ्रिक्शन किस प्रकार का फोर्स है। अच्छा, एक बात सोचें, कोई वस्तु बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी वस्तु है, मतलब शेप में जो है बहुत बड़ा है, तो क्या उसका फ्रिक्शन पे फर्क पड़ेगा, घर्षण पे फर्क पड़ेगा? वस्तु का बड़ा होना, वस्तु के शेप में बड़ा होना फ्रिक्शन में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा जी, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वस्तु का शेप में बड़ा होना या छोटा होना डजंट मैटर फ्रिक्शन के लिए, लेकिन वस्तु का जो सरफेस है, उस चाहे वस्तु बड़ी है या छोटी है, उसका सरफेस जो है वो कैसा है, वो स्मूथ है या फिर हार्डनेस है या फिर रफनेस है, वो इंपॉर्टेंट करता है फ्रिक्शन के लिए। मीन्स कि फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है वस्तु की स्ट्रक्चर पे। ये मीन्स कि स्ट्रक्चर मीन्स कि सरफेस कैसा है, रफनेस है, हार्डनेस है या सॉफ्टनेस है, तो फ्रिक्शन उस पर डिपेंड करता है। तो शेप का मैटर नहीं करता है फ्रिक्शन पे। समझ में आ रही है बात? शेप मैटर नहीं करेगा वस्तु का सतह क्या है वो मैटर करेगा फ्रिक्शन का। ये था फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, क्वेश्चन यहां से बनेगा। ये तो फ्रिक्शन को प्रीव्यू जिसे कहते हैं, पृष्ठभूमि समझ रहे थे। क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन से। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो देखते हैं। पहला जो होता है फ्रिक्शन में, पहला पढ़ते हैं स्टैटिक। पहला पढ़ते हैं स्टैटिक। समझ में आ रही बात? पहला पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं। दूसरा जो पढ़ेंगे काइनेटिक जिसे कहते हैं या फिर डायनेमिक या फिर काइनेटिक। समझ में आ रही बात? इसे काइनेटिक भी कहते हैं, डायनेमिक भी कहते हैं। इसी में पढ़ेंगे दो, डायनेमिक में ही दो, उसको थोड़ा पढ़ते खोल के पढ़ेंगे। डायनेमिक के कि दो क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इसमें स्लाइडिंग और दूसरा पढ़ेंगे रोलिंग। तो डायनेमिक अगर हम हटा भी दें तो ये है मेन, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? अच्छा, हम जब डिस्कस कर रहे थे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसमें हमें ध्यान आ रहा है कि हमने बात क्या थी कि कोई वस्तु अगर रुकती है, वस्तु की एक टेंडेंसी होती है या तो मोशन में रहे या फिर रेस्ट पोजीशन में रहे। तो अगर मोशन में है तो समझ में आता है कैसे मोशन में, ठीक है। लेकिन रेस्ट पोजीशन के लिए हमने कहा था कि रेस्ट पोजीशन में अगर कोई वस्तु है तो तीन चीज काम करती है, मेजर तीन चीजें है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, लेकिन मेजर तीन चीजें क्या था? पहला था फ्रिक्शन, सेकेंड था आपका ग्रेविटी और थर्ड था हवा का रुख कैसा है, उसके वस्तु के दिशा में है या वस्तु के अपोजिट साइड में। तो मेन क्या बताया था मैंने? फ्रिक्शन। तो वही है कि यही से समझ में आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी को कहा गया कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो फ्रिक्शन जो है बहुत बड़ा कारण है उस वस्तु के रुकावट में। उसी को कहा गया स्टैटिक फोर्स। कि वस्तु अगर रुकी हुई पोजिशन में है तो फ्रिक्शन, वो बल जो है जिसके कारण वो रुकी है, उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, यानी घर्षण बल कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। एक हमने गेम खेला होगा, अगर आप लोगों को ध्यान हो, बचपन में एक गेम खेला होगा। क्या खेला होगा? स्केल लिया होगा, उस पर हमने रबर रख दिया।
और उसको हम पलटाने की कोशिश कर रहे होगे तो देखा होगा रबर जो है एक पॉइंट तो रुका हुआ रहता था उस स्केल पे, है ना, तो वो गिरता नहीं था। तो वो किस कारण नहीं गिरता था? इसका कारण स्टैटिक ही था, स्टैटिक फ्रिक्शन ही था। अब आते हैं स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में। बात आ रही समझ में कि क्लियर है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि वस्तु के रुकावट में क्या कारण है, वस्तु के रुकने में जो फोर्स है वो है फ्रिक्शन फोर्स। अब आते हैं स्लाइडिंग। स्लाइडिंग क्या होता है? स्लाइडिंग हम जानते हैं, स्लाइड यानी फिसलना, स्लिपरी भी बोलते हैं। स्लिपरी फ्रिक्शन क्या होता है? स्लिपरी देखा होगा कि वस्तु में थोड़ी सी अगर चिकनाहट आ जाती है, थोड़ी चिकनाहट ज़्यादा आ जाती है, जैसे कीचड़ हो गया, मिट्टी में अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो हम फिसल जाते हैं, चल नहीं पाते, फिसल जाते हैं, तो वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कारण। पानी में नाव का चलना जो होता है वो भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कारण ही होता है। समझ में आ रहा है? रोलिंग, और रोलिंग फ्रिक्शन हम देख ही पाते हैं भैया। अगर आपको इवोल्यूशन याद है, ह्यूमन का, मानव का इवोल्यूशन याद है, होमो सेपियंस कैसे काम करते थे पहले, याद हो जब तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक जो है वस्तु को खींचते थे, मतलब रखा और खींचने की कोशिश करते थे, तो वो टफ था। लेकिन जैसी जैसी नॉलेज आया देखा कि रोलिंग यानी वस्तु अगर गोलाकार स्थिति में है, गोलाकार शेप में है, तो इसको रोल कराने में, इस पर अगर रोल कराएं तो ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, इजी से रोल हो जाता है। फ्रिक्शन है उसमें भी, लेकिन स्टैटिक और डायनेमिक के मुताबिक सबसे कम है, तो रोलिंग फ्रिक्शन वो हो जाता है। इसी कारण देखा कि कभी दिमाग में नहीं आता है कि पहिए जो है गोल क्यों होता है, चपटाकार क्यों नहीं होता है, रेक्टेंगल शेप में क्यों नहीं होता है, स्क्वायर शेप में क्यों नहीं होता है, तो यही कारण है रोलिंग का जो है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन जो है सबसे कम है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है तभी तो गाड़ी रुकती भी है, नहीं होगी फ्रिक्शन तो फिर तो चलता ही रहेगा। तो यही है, फ्रिक्शन है, लेकिन कंपैरिजन स्टैटिक एंड रोलिंग स्लाइडिंग बहुत कम है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन ये होता है। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब एक फ्रिक्शन और आता है जो टाइप तो नहीं है लेकिन इनके बीच का आता है, वो उसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, वो फ्रिक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। अब हमने एक एग्जांपल बताया आपको कि स्केल है, स्केल पे हमने रबर रखा और उसको हम पलट करके देखते हैं कि रबर गिरता है कि नहीं। तो एक पोजीशन ऐसा आएगा जिसमें रबर जो है गिरने वाले अवस्था में, गिरा नहीं, गिरने वाली स्थिति में आ जाएगा। तो उस गिरने वाली स्थिति में जो कारण जो फ्रिक्शन काम किया है ना, उसी को कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। मीन्स कि स्टैटिक फ्रिक्शन जिस पोर्शन पे आकर के खत्म होने वाला है, मीन्स कि उसका मैक्सिमम वैल्यू जहां पर खत्म होने वाला है वहां पे से लिमिटिंग फ्रिक्शन शुरू हो जाता है, उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा गया। फिर एक एग्जांपल देंगे इसको, इस एग्जांपल से सपोज दैट ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, स्टैटिक के कारण ये स्टॉप पोजिशन में था, मैं इसको धक्का माने भारी है, सपोज है मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी ये मूव नहीं किया है, मूव करने का बस इंडिकेशन मिला है, मतलब इंडिकेट किया है कि अब मूव होगा, तो ये जो फ्रिक्शन जिसके कारण ये मूव हो गया उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन, मींस कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन कैसे बना था कि किसी वस्तु को, एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये 2021 में जो भी पेपर हुआ था मार्च के, उसका क्वेश्चन था कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए, मोशन में लाने के लिए कौन सा फ्रिक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया स्टैटिक, डायनामिक में स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। शेप पे हमने डिस्कस कर ही लिया है। अच्छा, शेप पे हमने डिस्कस किया हुआ तो उसी में समझ में आया होगा कि किसी वस्तु को फ्रिक्शन के लिए क्या कारण हो सकता है, कि उसका जो है सतह कैसा है, सरफेस कैसा है, वो हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, वो होता है। तो अब जो है ये बात निकल के आती है यहाँ पे क्या, कि इनमें से सबसे मजबूत फ्रिक्शन कौन सा है, सबसे कमजोर क्या है, सबसे कंपैरिजन में क्वेश्चन में आ जाता है। इस प्रकार से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा कि स्टैटिक फोर्शन को ST से लिखते हैं, स्लाइडिंग को SL से लिखते हैं और रोलिंग को R से लिखते हैं, RO से ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कंपैरिजन में होगा कि अब यह तो हमने पढ़ लिया कि स्टैटिक कोई वस्तु को रोकी हुई हो तो होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्लाइडिंग में हल्का कम रहता है इसके मुताबिक, तो ये हो गया। मानी सबसे कम फ्रिक्शन होता है रोलिंग में, सबसे उससे ज़्यादा होता है स्लाइडिंग में, उससे ज़्यादा होता है सॉलिड में, यानी स्टैटिक में, यानी सॉलिड में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन, लिक्विड में, इसका एग्जांपल याद है ना, हमने शिप का दिया था, लिक्विड में स्टैटिक से कम, सॉलिड से कम, और
गैस से ज़्यादा होता है। इसी कारण जो है ना, हवाई जहाज़ देखा होगा, हवाई जहाज़ जो है तेज़ी गति ज़्यादा होती है, फ्रिक्शन बहुत कम लगता है उसमें। बात आ रही समझ में? अच्छा, एक क्वेश्चन अगर पूछे, ध्यान में आ रहा है कि ट्रेन में जो है कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। हवा शिप का तो बता दिया, बोट का जो कॉन्सेप्ट है, पर ट्रेन में भी रोलिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए स्पीड होता है उसमें। जिसमें कम घर्षण होगा तभी तो स्पीड होगी। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट करके आ जाता है और क्वेश्चन बन जाता है। तो ये ध्यान रखना, ज़्यादा टफ नहीं है, इस प्रकार का बन जाता है। तो ये हमने फ्रिक्शन में पढ़ा कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के कॉजेज कैसे बन जाते हैं, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसको भी डिस्कस कर लिया। अब देखो, फ्रिक्शन को जो है ना नेसेसरी एविल कहा गया है, मतलब बहुत ही जरूरी भी है, और जितना जरूरी समझते हैं उससे ज़्यादा ये उतना ही हमको ये हानि भी पहुंचा देता है, लॉस भी करा देता है। कैसे? मशीन देखते हैं, मशीन काम करता है, घूमता है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है तो मशीन में हीट पैदा हो जाता है, यानी आग लगने का डर हो जाता है फ्रिक्शन के कारण। जितना घूमेगा हीट पैदा करेगा, जितनी स्पीड से घूमेगा। तो ये उसके ड्रॉबैक हो गए, ये उसके जो है ड्रॉबैक हो गए। ठीक है, आपने देखा होगा फुटबॉल के प्लेयर जो तेज भागने वाले गेम होते हैं, उनको स्पेक्स, उनके शूज़ देखे आपने कभी कैसे होते हैं? या फिर बर्फ़ का जो एक गेम होता है जिसमें फिसलते हैं, उनके शूज़ देखें? बर्फ़ पे चल नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ घर्षण बहुत कम है। ठीक है, तो वहाँ देखेंगे उनके शूज में जो है कांटा नुमा जो है शेप के रूप में बना होता है। तो फुटबॉल का बहुत वो है, स्पेक्स बोलते हैं, स्पेक्स शूज़ बोलते हैं, वो देखा होगा। उनके ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा जो है निकला होता है। स्पोर्ट्स में जो अगर क्रिकेट प्लेयर्स के अगर शूज़ देखेंगे तो वो जो है ग्रिप बनाने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए वो दिए जाते हैं। यानी हम तेज़ अगर फ्रिक्शन में अगर ये सब ना करें तो ये भी फिर गिर जाएंगे, तेज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये है ड्रॉबैक फ्रिक्शन के कि मशीन में आग लग जाता है। चाकू का अगर देखें सबसे एग्जाम्पल डेली लाइफ में, चाकू का धार खत्म जाता है क्योंकि जितना ज़्यादा यूज होगा घिसेगा वो, उससे क्या होगा, उसका धार खत्म हो जाएगा, फ्रिक्शन। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं डेली बेसिस पे प्रॉब्लम है और हर जगह है ये प्रॉब्लम। तो इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये देख लेते हैं। आ जाता है कभी कभी एग्जाम्पल में दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा सटीक है, कौन सा नहीं है, इनमें से ऊपर स्टेटमेंट में आ जाता है। तो क्या कर सकते हैं हम, जरा सोचिए। फ्रिक्शन को, मशीन की बात की हमने, मशीन में अगर घर्षण को कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं? ऑयलिंग कर सकते हैं। मोबिल आता है, मोबिल देखा होगा, मोबिल डाल देते हैं। साइकिल के टायर्स को अगर बॉल बेयरिंग देखा होगा, बॉल बेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी घर्षण फ्रिक्शन को कम करने के लिए। चाहे हम साइकिल की बात करें, मोटर्स की बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, पंखों की बात करें, तो जितने भी मशीनरी वर्क है ना, बॉल बेयरिंग उसमें लगा ही रहता है। बॉल बेयरिंग का फिगर देख लीजिएगा, वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही लगाया जाता है। तो एक वो है, एक बॉल बेयरिंग अगर बोले तो एक मेन वो हो जाता है बॉल बेयरिंग की, उसके प्रयोग से जो है फ्रिक्शन जो है कम हो सकता है। बॉल बेयरिंग होता है, बॉल बेयरिंग, इसके प्रयोग से भी जो है ना फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं। दूसरा क्या बताया मैंने, दूसरा जो बताया है वो बताया ऑयलिंग, बताया है ना ऑयलिंग। तो ऑयलिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग नहीं कर सकते हैं। ऑयलिंग अगर हम नहीं कर सकते हैं, सॉरी, ऑयलिंग कर सकते हैं। मशीन में बताया कि ऑयलिंग में कोई मशीन में घर्षण बहुत वो घस चुका है मशीन को, तेल डाल दीजिए, स्मूथनेस आ जाएगी। ऑयलिंग करने से क्या होगा, उसमें चिकनाहट आ जाएगी, मशीन फिर जो है प्रॉपर वर्क करेगा। तो ऑयलिंग हो गया। ऑयलिंग या ग्रीस, इसी को लुब्रिकेंट्स कहा गया, यानी कि थोड़ा चिपचिपा पदार्थ डाल देते हैं अगर मशीन में, तो उससे क्या होता है, स्मूथनेस आ जाती है। अच्छा, स्मूथनेस से ध्यान होगा, हम लोग गेम खेलते हैं कैरम का, खेलते हैं ना, तो देखा होगा जो वो होती है आपका, जिससे हम स्ट्राइकर जो होता है, स्ट्राइकर अगर प्रॉपर काम नहीं करता तो हम पाउडर छिड़क देते हैं। तो पाउडर के प्रयोग से भी हम स्मूथनेस बढ़ा सकते हैं, यानी फ्रिक्शन को हम कम कर रहे हैं। तो वो भी एक पाउडर भी क्या हो गया, एक टूल हो गया कि फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं। अच्छा, पेंसिल देखा है हमने, कागजिया जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें एक काला नाम का पदार्थ है जो ग्रेफाइट कहते हैं। तो ग्रेफाइट को अगर आप दीवार पर रगड़ो बहुत तेज तक, यानी बुरादा निकालो, उसका पाउडर बना दो, उसको हाथ में इसको ऐसे रगड़ो हाथ में, और तब देखो हाथ से ही पता चल जाता है कि कितनी स्मूथनेस आ गई। इतनी स्मूथनेस आ गई कि फिंगरप्रिंट देने जाओ तो ये जो फिंगरप्रिंट में आते हैं ना, वो तक नहीं आते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या है ग्रेफाइट का,
डाल तो सकते हैं हर जगह, कैरम में डालेंगे तो कैरम का गेम ही खराब, पूरा कैरम ही खराब हो जाएगा। वही है ड्रॉबैक कि वो काला रंग का रंग हो जाता है, काला कर देता है। तो इसलिए ग्रेफाइट का चूर्ण बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है और मशीन में डाला जाता है। तो ग्रेफाइट भी एक बहुत बड़ा टूल है फ्रिक्शन को कम करने में। और हम और कैसे कम कर सकते हैं? पॉलिश बहुत बड़ा टूल है किसी भी फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो ये 3-4 जो है जिसके थ्रू जो है फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट जितना है उतना ही इसके ड्रॉबैक हैं, ये भी देख लिया हमने। और क्या कर सकते हैं? जैसे हम पहिया होता है, पहिए में देखा है कि फ्रिक्शन ही रोलिंग फ्रिक्शन के कारण ही जो है पहिया घूमता है। घूमने के कारण क्या होगा, उसकी सरफेस में भी जो है चिकनाहट आ जाएगी, पहिए की चिकनाहट पाई जाएगी। उसमें भी फिर रोलर का प्रयोग किया जाता है, फिर से उसको वो किया जाता है। तो रोलर्स के प्रयोग से भी हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं। अच्छा, एक और ध्यान में आ रहा है, आपने अगर वुड चॉपर देखा है, कारपेंटर को देखा है? लकड़ी जब बनाते हैं, चौकी वुकी बनाते हैं, चौकी या बैठक जब बनाते हैं, क्या करते हैं? उनके पास एक मशीन होता है जिससे वो छिलते हैं। छिलने का क्यों करते हैं? पहले लकड़ी है वो सॉफ्ट है, लकड़ी जो है सॉफ्ट है, तो उसमें सॉफ्ट नहीं हार्ड है, माफ कीजिएगा, हार्ड है, लकड़ी हार्ड है। उसमें सॉफ्टनेस बनाने के लिए वो छिलते हैं, उसमें सॉफ्टनेस आएगी तो बैठने में थोड़ा जो है आरामदायक होगा। तो वो भी एक जो है फ्रिक्शन को कम करने में आ सकता है। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हो जाते हैं जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, और इनमें से एक तो पूछ भी लेते हैं। तो यही था आज की कहानी फ्रिक्शन में, कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़े हमने, फ्रिक्शन कैसे उत्पन्न होता है ये देखा हमने, और फ्रिक्शन को कम कैसे करना है ये भी देखा हमने। तो ये थी आज की कहानी। आज की कहानी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से मोशन में जो है क्वेश्चन यही बनेगा और ऐसे ही बनेगा, वो भी देखा हमने कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, डिस्कस किया। जो छूटा होगा उसका चिंता आप ना करें, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जितना हमने क्लास में अभी डिस्कस किया वही होगा, और भी क्वेश्चंस होंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि हमारे जब ये सिलेबस खत्म होगा उसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो बस आज की कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लगे रहिए। आपको पहले भी बता रखा है कि इसका जो पीडीएफ फॉर्म जो है, आपको यहाँ से अगर आप नोट भी नहीं कर रहे हैं तो एक तो नोट्स बनाइए आप, अगर ना यहाँ से नहीं बना रहे तो पीडीएफ फॉर्म तो मिलेगा ही आपको। कहाँ मिलेगा? आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाकर के है जो इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म लीजिए और नोट्स बनाइए। यहाँ से नहीं तो अपने से पढ़ के बनाइए, लेकिन नोट्स बनाइए, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप खुद का वो लगाएंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। यही थी आज की कहानी जी फ्रिक्शन तक की। बाकी आगे की कहानी कल से फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।